सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी यूट्यूब अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू परिष्कार फैमिली। माई सेल्फ मितेश चौधरी, Department of Computer Science, Parishkar College of Global Excellence. As you all are preparing for the board examinations and looking for the best resources, so here we are. Today we are going to discuss the model paper on data science. और इसके अंदर जो लोग आगे फ्यूचर देख रहे हैं डाटा साइंस और डाटा एनालिसिस के अंदर, तो उनके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है और मशीन लर्निंग में भी ये काफ़ी काम आता है। तो let's start. Yes, these are the general instructions given by the board. It is a 2-hour paper and having the 50 maximum marks. There are two sections, section A and section B. Section A consists 5 parts and having 24 multiple choice questions and carrying 1 mark each. And in section B, it consists 16 questions and carrying 26 marks, and a candidate has to do 10 questions out of these 16 questions. So let's start with the section A. Answer any 4 out of given 6 questions on employability skill. जो आपका पहला सेक्शन है वो आपका रहेगा employability skills के ऊपर। So इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है, which of the following is not a parameter to describe an individual's personality? So what are the options? Self confidence, openness, neuroticism or infinite. So what is the right answer? Yes, the self confidence, because these are the big 5 factors for an individual's personality. What are they? Openness, consciousness, extraversion, agreeableness और न्यूरोसिज्म। तो इसमें आप देख सकते हो क्लियरली है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस इन पांचों में नहीं है, तो आपका जो आंसर है वो क्या होगा? सेल्फ कॉन्फिडेंस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि हैज फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस, अबेंडमेंट एंड सुसाइड। व्हाट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज दिस? सो व्हाट आर द ऑप्शंस? ब्रॉड लाइन, डिपेंडेंट, अवॉइडेंट और ओबेसिव। सो द राइट आंसर इज ऑब्वियसली broad line. Yes. Why? Because due to lack a sense of self-worth, an individual experience the feeling of emptiness and fear of abandonment. So the right answer is broad line. This is the next question of fill in the blank. A. Fill in the blank is an electronic document used to store data in a systematic way and परफॉर्म कैलकुलेशन जस्ट लाइक एन एक्सपेंस शीट। तो ऑब्वियसली इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? स्प्रेडशीट। जैसे एक्सेल में हम यूज़ करते हैं स्प्रेडशीट, उसमें क्या होता है? इट इज़ लाइक दिस, जिसके अंदर आपके रोज होती हैं, दीज आर द रोज, एंड कॉलम्स होते हैं, ये आपके कॉलम्स हैं। और जहाँ पे रोज एंड कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? जैसे ये क्या है? आपका एक सेल है, और इसको डिफाइन कैसे करते हैं? रो कॉलम्स के लिए क्या होता है? इंडेक्स A, B, C, D इस तरीके से, और रोज के लिए इंडेक्सिंग क्या होती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। जैसे इसको हमें अगर चूज करना है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? B, इसका जो इंडेक्सिंग क्या होगी? B3। तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्प्रेड sheet. Yes, the right answer is spreadsheet. Now the next question, match the columns and then choose the correct answer. अब इसमें हमें क्या करना है? इस साइड में से जो ऑप्शन है इसको इस साइड के ऑप्शंस के साथ में सही ऑप्शन के साथ में सेलेक्ट करना है। तो पहला हमारा क्या है? ग्रिड ऑफ हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स। तो इसको हम ऑब्वियसली जब भी देखा था हमने पीछे एग्जाम्पल के अंदर कि ये आपका एक स्प्रेडशीट है जिसमें क्या होता है? रोज होते हैं और कॉलम्स होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? वर्कशीट और स्प्रेडशीट। तो फर्स्ट किसके साथ मैच होगा? ई के साथ।
इसके साथ। सेकंड है हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ सेल्स नंबर 1 2 3 4। यस, 1 2 3 4, इसको हम क्या कहते हैं? रोज। तो सेकंड जो ऑप्शन होगा वो किसके साथ मैच होगा? फर्स्ट के साथ। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ए। वेयर रोज एंड कॉलम मीट और इंटरसेक्ट, जहाँ पे रोज और कॉलम आपस में मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सेल। तो ये वाला ऑप्शन इसके साथ जाएगा, डी। विच कंटेंट्स वन और मोर वर्कशीट्स, ऑब्वियसली वर्कबुक। वर्कबुक में मोर देन वन या कोई भी एक शीट आप इसके अंदर रख सकते हैं, तो ये ऑप्शन जाएगा यहाँ पे बी। और वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ सेल नेम्ड ए बी सी डी, जो ये नेमिंग हमने करी थी, इंडेक्सिंग जिसको बोलते हैं ए बी सी डी, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉलम। तो इसके साथ जो ऑप्शन जाएगा वो जाएगा सी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा इसके लिए? फर्स्ट के लिए ई, ये हमने चेक किया यहाँ पे। सेकंड के लिए बी, थर्ड के लिए सी, फोर्थ के लिए डी और फिफ्थ के लिए ए। तो ये आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशांत वर्क फॉर Shurbi, who is business woman. So Prashant is an obviously a wage employed person. जब भी कोई भी पर्सन किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल के लिए काम करता है हम उसको क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयड पर्सन, और वो उससे क्या लेता है? सैलरी। सो द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद नोज व्हाट बिजनेस ही वांट्स टू डू बट डज नॉट नो व्हाट स्टेप ही हैज टू टेक टू गेट इट running. The barrier stopping him is, what are the barriers? Option क्या है हमारे पास? Building the right team, lack of plan और risk taking. So the right answer is obviously lack of plan. And these are the barriers for an entrepreneur. Environmental barriers, no or faulty business plan, or we can say lack of plan, and third one is personal barrier. Now the next question from section A part 2. Here you have to answer 5 out of given 6 questions. So let's take the first question. What are some important ethical guidelines for data? Options are keeping data secure, making models impartial, being open and accountable, and all of the above. The right answer is obviously all of the above. You need to check if a variable has outliers. Which graph would you use? जब भी आउटलायर्स की हम बात करते हैं, आउटलायर्स क्या होते हैं? जैसे हमारे पास कोई एक डाटा है, फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास में एक नेम है और उसकी पोजीशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है और उसको सैलरी क्या मिल रही है, ये हमारे पास एक एग्जांपल के तौर पे डाटा ले रहे हैं। तो मान लीजिए नेम है आपका मोहित और ये क्या है? आईटी के अंदर है, आईटी कोई भी इसको नाम दे सकते हो, आईटी एक्सपर्ट, और इसको सैलरी मिलती है 20K। और ऐसे ही एक है रोहित, ये भी आईटी एक्सपर्ट ही है और इसको सैलरी मिल रही है 20K। और फिर है एक राम, ये एक मैनेजर है और इसको सैलरी मिल रही है मान लीजिए 30K। और फिर है रमेश और ये एक आईटी एक्सपर्ट है और इसको सैलरी यहाँ पे दिखा रखी है मान लीजिए 80K। जस्ट एग्जांपल हम एक बार कर रहे हैं, हो सकता है इसकी सैलरी 80K हो, बट फॉर एग्जांपल हम चेक कर रहे हैं आउटलायर्स क्या होते हैं इन जनरल वे के अंदर। तो अब यहाँ पे अगर क्लियरली देखें तो जो मोहित और रोहित है वो एक ही पोजीशन में काम कर रहे हैं और उनकी सैलरी भी एक ही है 20K। बट जब हम रमेश को देखते हैं यहाँ पे, वो भी एक आईटी एक्सपर्ट है बट उसकी सैलरी यहाँ पे क्या है 80K। तो ये क्या है कि या तो रॉन्गली टाइप हो सकता है या कोई गलत एंट्री यहाँ पे आ सकती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? आउटलायर्स। क्योंकि डाटा जब भी हम एनालिसिस करते हैं तो हमें इन आउटलायर्स का खास तौर पे ध्यान रखना पड़ता है और ये हम फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं? बाय यूजिंग बॉक्स प्लॉट। यस, और दिस इज द एग्जांपल ऑफ बॉक्स प्लॉट। तो ये एक रेंज होती है, जिस रेंज के अंदर आप चाहते हो कि मोस्ट ऑफ डाटा आपका रहे, बट इस रेंज से जब भी कोई डाटा बाहर निकल जाता है तो हम उन डाटा को क्या बोलते हैं? आउटलायर्स बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज false? Decision tree can contain only one branch.
decision tree can be used for classification and regression. Random forest algorithm uses decision tree or none of the above. Obviously the right answer is decision tree can contain only one branch. ये totally false है। जब भी हम डिसीजन ट्री बनाते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेज आगे से आगे बनती जाती है, तो हम इजीली कह सकते हैं यहाँ पे डिसीजन ट्री कैन कंटेन ओनली वन ब्रांच। ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। यस, और दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिसीजन ट्री। तो इसमें देख सकते हो कि ये एक ब्रांच है, ये भी एक ब्रांच, यहाँ पे अगेन दो ब्रांचेज बन रही है। तो डिसीजन ट्री क्या होता है, मोर देन वन ब्रांच कंसिस्ट करता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is false? K nearest neighbor, or we can say KNN, uses proximity for prediction. K nearest neighbor takes a majority vote on K data points. KNN can't be used for regression, or none of the above. So the right answer is obviously none of the above, because we can use KNN for proximity for prediction, and we also can use it for regression, or the KNN takes a majority vote on K data point. जब हम आगे डिस्कस करेंगे KNN के बारे में तो और ये पॉइंट्स आपको समझ में आ जाएंगे, बट ये तीनों के लिए अप्लीकेबल है KNN. So the right choice is none of the above. So the next question, which of the following statement is false? Regression can be done only two variable. Regression is a supervised learning technique. Regression can be done for categorical variables, or none of the above. The right answer is regression can be done for categorical variable. ये एक सरासर गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि रिग्रेशन का जो है, जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं मॉडल, वो हमेशा लीनियर जो होता है उसके लिए, लीनियर वेरिएबल्स के लिए यूज में होता है। सो द राइट आंसर इज रिग्रेशन कैन बी डन फॉर कैटेगोरिकल वेरिएबल। ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एप्लीकेशन ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग? अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है? दो तरह के लर्निंग होते हैं आपके मॉडल, एक होता है सुपरवाइज्ड लर्निंग और दूसरा होता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग में हम क्या करते हैं, जो भी डाटा हम लेते हैं, जैसे हमने पीछे सैलरी का एक डाटा लिया था, उसमें क्या होता है, लेबल्स होते हैं। जैसे कोई सीरियल नंबर होगा, नेम होगा, उसकी पोजीशन होगी, किस पोजीशन में वो काम कर रहा है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगी या सैलरी होगी। ये क्या है, हर एक डाटा के लिए लेबल बना हुआ है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जब इसके ऊपर जो भी एनालिसिस होता है उसको क्या बोलते हैं, सुपरवाइज्ड लर्निंग। जो मॉडल इसके लिए हम बनाएंगे वो जिस टेक्नोलॉजी पे काम करेगा, जिस मेथड पे काम करेगा, उसको हम बोलते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में उस डाटा को हम लेते हैं जहाँ पे ये लेबल नहीं होते, या जिसको बोलते हैं हम अनलेबल डाटा। जैसे कोई इमेज हो गई, या कोई वीडियो हो गया, या एक सिंपल डॉक्यूमेंट हो गया, तो वहाँ पे क्या होता है कि हम लेबल्ड डाटा हमारे पास नहीं होता, तो हम वहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। और ये कहाँ कहाँ पे काम आ सकता है, मेडिकल इमेजिंग, एनामोली डिटेक्शन, न्यूज। यस, ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट 3 ऑफ सेक्शन ए। आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चंस। सो let's take the first question. Some organizations store more personal information than required. This is in accordance with the data ethics. क्या ये सही है क्या कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आपकी कंसर्न के बगैर कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टोर कर ले? यस, ऑब्वियसली इट इज़ फॉल्स। कोई भी आपकी कंसर्न के बगैर आपके डाटा को स्टोर नहीं कर सकता एज पर द डाटा एथिक्स। और इसके लिए अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर अलग अलग जगह पे अलग अलग रूल्स बने हुए हैं। यू नीड टू परफॉर्म ए मल्टीवेरिएट एनालिसिस, विच ग्राफ विल यू यूज़? 3 तरह के एनालिसिस होते हैं। फर्स्ट होता है यूनिवेरिएट, जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल होता है, यूनिवेरिएट। दूसरा होता है बाईवेरिएट, जिसमें 2 आपके वेरिएबल्स होते हैं। और फिर होता है मल्टीवेरिएट, मोर देन 2 वेरिएबल्स। तो जब भी हम मल्टीवेरिएट एनालिसिस की बात करते हैं तो इसमें से कौन सा ग्राफ हम यूज़ करें?
कंटूर प्लॉट, स्कैटर प्लॉट, बॉक्स प्लॉट और नन ऑफ द अबव। तो सबसे पहले बॉक्स प्लॉट हमेशा बाईवेरिएट वेरिएबल्स के लिए करते हैं। स्कैटर प्लॉट भी बाईवेरिएट एनालिसिस के लिए होता है यूज़। तो लास्ट हमारे पास ऑप्शन है कंटूर प्लॉट। यस, कंटूर प्लॉट को हम मल्टीवेरिएट वेरिएबल्स के लिए यूज़ करते हैं। यस, द राइट आंसर इज कंटूर प्लॉट। और ये एक एग्जांपल है आपके लिए कंटूर प्लॉट का, जिसमें हम मोर देन 2 वेरिएबल्स को कंसीडर कर सकते हैं, उसके ऊपर एनालिसिस कर सकते हैं, मॉडल को डिजाइन कर सकते हैं और रिजल्ट को आप यहाँ पे ग्राफ के थ्रू चेक कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a use case of decision tree? Classification, regression और both of the above। तो डिसीजन ट्री को हम दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन के लिए भी कर सकते हैं और रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है, जहाँ पे हमारे पास में जो क्लासेज है वो इस तरीके से हो, जो आपके पास ऑप्शंस हैं जैसे यस या नो है, ये क्लासेज है। जैसे आपका कोई कार का एक डाटा है जहाँ पे आपके पास एक एट्रीब्यूट है कलर, तो कलर में क्या क्या ऑप्शन हो सकता है, रेड है, ग्रीन है या येलो है। ये सब क्या है, क्लासिफिकेशंस है। ये कोई भी एक तरह का रिग्रेटिव डाटा नहीं है, कोई दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। तो इसको हम कहाँ पे लेते हैं, क्लासिफिकेशन या क्लासिफाइड डाटा। और दूसरा यहाँ पे क्या है, रिग्रेशन, जहाँ पे कोई वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई y = 2x है, तो यहाँ पे x क्या है, y क्या है, यहाँ पे x के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये एक तरह का क्या है, लीनियरिटी है। y क्या है, लीनियर आपका रिग्रेशन है। तो यहाँ पे हम क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज केस ऑफ डिसीजन ट्री? यस, ऑब्वियसली बोथ ऑफ द अबव। डिसीजन ट्री को हम दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और रिग्रेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ KNN? जो के नियरेस्ट नेबर हमने बात की थी, इजी टू इंटरप्ट, नो एक्स्ट्रा ट्रेनिंग स्टेप्स, लॉट्स ऑफ मेमोरी नीडेड, बोथ A and B। यस, ऑब्वियसली द राइट आंसर इज बोथ A and B। ये इजी टू इंटरप्रेट है, आपको अलग से कोई भी इसके अंदर ट्रेनिंग स्टेप्स नहीं बनाने पड़ते। और बाकी जो भी आपके मॉडल्स हैं उसमें क्या होता है, आपको पहले सैंपल डाटा लेना पड़ता है, उसको ट्रेन करना पड़ता है, फिर उसको टेस्ट करना पड़ता है, फिर एक्चुअल डाटा की आप उसके ऊपर एनालिसिस करते हो। बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी ट्रेनिंग स्टेप आपको एक्स्ट्रा से ज़रूरी नहीं है, आप उस डाटा के ऊपर ही काम कर सकते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज फॉर रिग्रेशन? KNN, लीनियर रिग्रेशन। तो KNN को हम रिग्रेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और लीनियर रिग्रेशन ऑब्वियसली है ही रिग्रेशन एनालिसिस। सो द राइट आंसर इज बोथ ऑफ द अबव। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर सम ऑफ द क्लस्टरिंग टेक्नोलॉजी? सो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, पार्शन बेस्ड क्लस्टरिंग, डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग और बोथ A and B। यस, द राइट आंसर इज बोथ A and B। These are some other clustering methods. First one is parsing, second one is density based, third one is distribution model based और last is hierarchical clustering. So now moving to the next part, answer any 5 out of given 6 questions and each question carry 1 mark. So the first question is, which data legislation was introduced in Europe? Yes, the right answer is GDPR and it is introduced in 25th May 2018 by यूरोपियन यूनियन। और इसका अगर फुल फॉर्म देखें तो क्या है, जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। जो हमने डाटा एथिक्स की बात की थी, अलग अलग जगह पे अपने अपने अलग अलग रूल्स बने हुए हैं, उसमें से एक ये रूल है जो यूरोपियन यूनियन ने बनाया है। नेक्स्ट, यू नीड टू परफॉर्म ए यूनिवेरिएट एनालिसिस, विच ग्राफ विल यू यूज? तो जैसे मल्टीवेरिएट के लिए हमने क्या लिया था, कंटूर प्लाट। तो यूनिवेरिएट के लिए हम कौन सा लेंगे, स्कैटर, हिस्टोग्राम, कंटूर प्लाट, बोथ एंड बी। तो स्कैटर प्लॉट तो हम है ही यूज ही करते हैं और हिस्टोग्राम को भी हम यूनिवेरिएट एनालिसिस के लिए करते हैं, जहाँ पे हमारे पास में
एक वेरिएबल अवेलेबल हो। यस द राइट आंसर, सॉरी स्कैटर प्लॉट भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। ये राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। इसको आप करेक्ट कर लेना, यहाँ पे आंसर होगा डी, बोथ ए एंड बी, जैसे ये एक हिस्टोग्राम का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डिसीजन ट्री कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू सब ट्रीज। यस ट्रू, डिसीजन ट्री को हम और अदर ट्रीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ये एक एग्जांपल है हमारे पास में, हमने स्टार्टिंग यहाँ से करी थी हमारे नोड के साथ में, नेक्स्ट जो हमारा स्टेप था यहाँ पे पहुँचे, फिर एक उसकी ब्रांच के अंदर यहाँ पे आए, यहाँ से हमारी क्या हो गई, एक दूसरी सब ट्री स्टार्ट हो गई। सो ए डिसीजन ट्री कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू सब ट्रीज। तो ये आपका ऑप्शन होगा ट्रू। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, KNN works well with imbalanced data set. Yes, the right answer is false. इसमें क्या होता है कि KNN इम्बैलेंस्ड और इम्बैलेंस्ड डाटा सेट समझते हैं, वो क्या, उसमें क्या फ़र्क होता है। मान लीजिए हमने एक कोई डाटा सेट है हमारे पास, ये एक डाटा सेट है जिसके अंदर नेम और यहाँ पे मान लीजिए उसकी सैलरी है, या और कोई भी डाटा है, तो हम चलिए इसके अंदर जेंडर यूज़ करते हैं तो आपको और थोड़ा सा क्लियर होगा। जेंडर है और नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, सैलरी है। तो यहाँ पे कोई भी नाम हो सकता है, A B C D E और F, बहुत सारे इस तरह के आपके पास नेम्स अवेलेबल हैं। उसके लिए जेंडर क्या होगा, मान लीजिए M सभी क्या है, M है, और लास्ट के अंदर मान लीजिए एक या दो कैंडिडेट ऐसे हैं जो फीमेल है, देन उनकी सैलरी कुछ भी हो सकती है, 20K 30K या जो भी आपको इसकी सैलरी करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमारे मॉडल को ट्रेन करना है KNN के थ्रू। तो इसमें क्या होगा, ये क्या है, 1 बाय 1 डाटा चेक करता है। सबसे पहले इसको चेक किया, फिर इसको चेक किया, इसको किया, इसको किया, और ये क्या है, प्रीवियस वैल्यू और नेक्स्ट वैल्यू को भी साथ साथ में चेक करता है। तो अब यहाँ पे ये पहुँचेगा तो उसको क्या मिल रहा है, सब जगह मेल 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 कैंडिडेट्स ही मिल रहे हैं, पर लास्ट में यहाँ पे उसको कैंडिडेट मिले फीमेल कैंडिडेट्स। तो ये कंफ्यूज हो जाएगा जब भी आप इसको एक्चुअल डाटा दोगे, और वहाँ पे आप अगर आपके पास इस तरह का डाटा हो, मेल आ गया फिर फीमेल आ गया, मेल मेल फिर फीमेल आ गया, तो वो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इम्बैलेंस डाटा। तो वहाँ पे ये KNN सही तरीके से आपको रिजल्ट नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ RSME इज यूजुअली ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ MAE। यस इट इज ट्रू। रूट स्क्वायर इसको बोलते हैं एरर, और ये आपका मीन एवरेज एरर। तो जो RSME की वैल्यू होगी वो क्या होगी, हमेशा ग्रेटर देन MAE। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग कैन बी यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन। द राइट आंसर इज फॉल्स। अनसुपरवाइज जो भी लर्निंग है वो हम क्लासिफिकेशन जो डाटा है, क्लासिफाइड जो डाटा है, उसके लिए यूज नहीं कर सकते हैं। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग इज द प्रोसेस इन विच एल्गोरिदम आर नॉट ट्रेंड यूजिंग द data that is classified or labeled. So we are moving to the next part. Answer any 5 out of given 6 questions. Which are some of the areas that data governance focus on? Data integrity, data availability, data consistency, or all of the above. The right answer is obviously data consistency. So data governance focuses on these areas: डाटा इंटीग्रिटी, डाटा अवेलेबिलिटी और यूजेबिलिटी एंड डाटा कंसिस्टेंसी। के अंदर भी आपका ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव होगा, क्योंकि यहाँ पे ये भी आपका डाटा इंटीग्रिटी भी एक पार्ट है इसका डाटा गवर्नेंस का, और डाटा अवेलेबिलिटी भी एक पार्ट है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डाटा क्लीनिंग स्टेप? रिमूविंग डुप्लीकेट्स, रिमूविंग आउटलायर्स और ऑल ऑफ द अबव। सो डाटा क्लीनिंग भी एक आपका इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। जब भी आप एनालिसिस करते हैं तो आपके ऐसे डाटा आपको वहाँ से हटाने पड़ते हैं जो आपके एनालिसिस को इफेक्ट कर सकते हैं, जो उस एनालिसिस के लिए सूटेबल नहीं है। जैसे या तो कोई ब्लैंक स्पेस भी रह जाता है, जब भी हमारे पास इस तरह का डाटा आता है जहाँ पे कुछ कॉलम्स में या सेल्स में डाटा ही अवेलेबल नहीं है,
तो उन डाटा को या तो आपको करेक्ट करना पड़ता है, एवरेज वैल्यूज़ लेनी पड़ती है। तो इस तरह से के जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लीनिंग स्टेप्स। तो कभी भी एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले हमको हमारे डाटा को स्टेप बाय स्टेप चेक करना पड़ता है और इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। तो उसके अंदर पहला जो है वो है डुप्लीकेट चेक करना, देन आउटलायर चेक करना। तो ये ऑप्शन हमारा ऑल ऑफ द अबव होगा। इसके अलावा भी कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहला है रिमूविंग डुप्लीकेट, रिमूविंग इनरिलेवेंट ऑब्जर्वेशंस, रिमूव अनवांटेड आउटलायर्स, देन फिक्स डाटा टाइप इश्यूज। जैसे एक कॉलम के अंदर आपको चाहिए सैलरी रुपीज़ में होनी चाहिए, बट उसके अंदर कुछ और तरह का डाटा आ गया, कोई नेम आ गया मान लीजिए, तो वो क्या हो गया, डाटा टाइप इश्यू बोलते हैं उसको। होनी तो चाहिए वो सैलरी, बट वहाँ पे आपका कैरेक्टर्स आ गए या कोई नेम आ गया, तो उसको आपको वहाँ पे सही करना पड़ेगा। देन हैंडल मिसिंग डाटा। अगर कोई डाटा ही मिस है तो उसको आपको या तो उस रो को ही डिलीट करना पड़ेगा, या फिर कोई एवरेज वैल्यू या कोई कॉमन ऐसा आ रहा हो कोई वैल्यू, तो वहाँ से उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसीजन ट्री आर ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट। यस, इट इज ट्रू। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉस वैलिडेशन हेल्प्स अस टू डू द फॉलोइंग, रिमूव बाइस, हेल्प टू टेस्ट ट्यून पैरामीटर्स, बोथ ए एंड बी। सबसे पहले इसको समझते हैं कि क्रॉस वैलिडेशन होता क्या है। जैसे हमारे पास एक डाटा है इन द फॉर्म ऑफ एक्सेल शीट, कोई भी डाटा हो सकता है। इसके लिए हमें उसको क्या करना है, अपने मॉडल को डिजाइन करना है इसके अकॉर्डिंग। तो हम क्या करते हैं, एक कोई भी सिमिलर डाटा इसका लेते हैं। सबसे पहले ये हमने इसके सिमिलर कोई भी डाटा लिया, और फिर हम उसमें से भी एक सैंपल डाटा लेते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्रेन डाटा फॉर ट्रेनिंग पर्पज। तो इसमें से हमने कुछ पार्ट ले लिया, मान लीजिए इसमें से 20% पार्ट हमने ले लिया फॉर ट्रेनिंग, फॉर द ट्रेनिंग द मॉडल। जब ये मॉडल ट्रेन हो जाएगा तो इसको टेस्ट भी करना पड़ेगा। तो बाकी जो रिमेनिंग 80% जो डाटा है, इसको हम क्या यहाँ पे करेंगे, मॉडल को टेस्ट करेंगे। जब हम एकदम श्योर हो जाएंगे कि हमारा मॉडल अब एकदम सही एक्यूरेसी दे रहा है। एक्यूरेसी कैसे पता चलेगी, सबसे पहले हमने ट्रेन किया और फिर हमने उसको चेक किया हमारे रिमेनिंग 80% डाटा के साथ में। यहाँ से हमको एक्यूरेसी पता चल जाएगी इस टेस्टिंग से। अगर हम श्योर हो जाते हैं कि भी हाँ इतनी एक्यूरेसी इस मॉडल की सही है, फिर हम इस जो हमारा एक्चुअल डाटा है उसको एनालाइज करते हैं। तो इसको बोलते हैं क्रॉस वैलिडेशन। तो ये ऑब्वियसली रिमूव बाइसनेस एंड हेल्प्स टू टेस्ट ट्यून पैरामीटर्स। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, बोथ ए एंड बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, MEA कंसीडर द डायरेक्शन ऑफ रेजिडुअल्स। यस, इट इज ट्रू। तो ये आपका जैसे MEA जब भी हम करते हैं कंसीडर, तो ये जैसे आपके ग्राफ हैं और ये आपके क्या है, रेड जो डॉट्स हैं वो क्या है, आपके ऑब्जर्वेशंस हैं। तो जो रेड डॉट्स हैं वो क्या है, आपकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, और जो ब्लू लाइन है वो क्या है, लाइन ऑफ बेस्ट फिट। मतलब आपका डाटा इस तरह से होना चाहिए एक्चुअल में। तो बट कभी भी आपको एक्चुअल डाटा नहीं मिलता, वो कुछ ना कुछ इस एक्चुअल लाइन के आसपास आपको मिलेगा। और जो ग्रीन लाइन रिप्रेजेंट्स द एरर और रेजिडुअल्स, जो ये एरर हैं, ये जो ग्रीन लाइंस आपको दिख रही है ये क्या है, एरर है। मतलब आपकी एक्चुअल जो आपका डाटा है इस तरह का होना चाहिए, बट आपके ऑब्जर्वेशन यहाँ पे आ रहे हैं। इन दोनों के जो बीच में डिफरेंस है उसको क्या बोलते हैं हम, MEA, मीन एवरेज एरर। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग कैन हेल्प अस फाइंड आउट इनरिलेवेंट डाटा। यस, इट इज ट्रू। Now we are moving to the section B. In section B, answer any 3 out of given 5 questions on employability skill। जो आपका फर्स्ट पार्ट है वो किसका होगा, अगेन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का होगा, और आपको हर क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स मिलेंगे। बट इसके अंदर आपको ध्यान क्या रखना होगा, वेरी मच केयरफुल आप यहाँ पे रहना कि आपको 20 to 30 वर्ड्स के अंदर ही आपको आंसर देना है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, 5-7 वर्ड ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट आपको वर्ड लिमिट का खास तौर पे यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन द स्टेजेस ऑफ एक्टिव लर्निंग। तो देयर आर 5 स्टेजेस। फर्स्ट वन इज रिसीविंग। जब भी हम लर्निंग की बात करते हैं
तो सबसे पहला काम क्या होता है, उसको ध्यान से सुनना। जब भी कोई टीचर आपको पढ़ा रहा होता है क्लासरूम में, आप कोई सेमिनार अटेंड कर रहे होते हैं, तो आपको कोई चीज़ समझ नहीं होती है, तो सबसे पहला क्या स्टेप होता है, जो भी डाटा आपको मिल रहा है उसको ध्यान से रिसीव करना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट स्टेज को रिसीविंग। देन नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट स्टेज क्या है आपकी, अंडरस्टैंडिंग। इट इज़ एन इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट अबाउट समथिंग और समवन। जो आपने डाटा रिसीव किया है आप उसको अंडरस्टैंड करना, उसको समझना है। तो वो सेकंड जो आपका है वो है अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट थर्ड है रिमेम्बरिंग। अब जो आपने डाटा कलेक्ट किया है अब उसको आपको याद करना है, या पीछे का भी जो डाटा है उससे रिलेटेड उसको क्या करना है, रिकॉल करना है। सो इट रेफर्स टू द रिट्रीवल और रिकॉल ऑफ सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पास्ट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिमेम्बरिंग। नाउ नेक्स्ट इवेल्युएटिंग। अब जो भी आपने इंफॉर्मेशन ली है, जो भी डाटा आपने रिसीव किया है उसको समझा है और पीछे के पास्ट के डाटा के साथ उसको चेक किया है, फिर उसको क्या करते हैं, हम इवेल्युएट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ, ये कोई वैल्यू हो सकती है, कोई क्वांटिटी हो सकती है, या कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हो सकते हैं, और कोई भी अलग तरह की इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इवेल्युएटिंग। नेक्स्ट है रेस्पॉन्डिंग। फिर जो भी आपका इवेल्युएशन हुआ, आपकी अंडरस्टैंडिंग से जो भी आपने डाटा रिसीव किया उसको समझा है, इवेल्युएट करने के बाद में उसका रेस्पॉन्डिंग। इट इज़ अबाउट सेइंग और डूइंग समथिंग एज ए रेस्पॉन्स टू समथिंग, कि भी आपको समझ में आया है या नहीं आया है। और जो भी आपका डाटा आपने कलेक्ट किया है उसको एनालिसिस किया है, तो उसको डिलीवर भी करोगे कि सर मैंने एनालिसिस के बाद में ये मॉडल डिज़ाइन किया है जो ये प्रिडिक्ट करता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पॉन्डिंग। तो ये आपकी 5 स्टेजेज हैं ऑफ लर्निंग, और जो ये डाटा साइंस के अंदर भी एप्लीकेबल होती है जहाँ पे हम मॉडल को डिज़ाइन करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द टाइप ऑफ मोटिव्स। तो यहाँ पे 2 मोटिव्स हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है आपका, जहाँ पे आप कोई भी काम करते हो, कोई भी प्रोजेक्ट करते हो, वहाँ पे आप रिवार्ड को नहीं देखते, वहाँ पे आप क्या है, रिवार्ड की परवाह नहीं करते। आप सिर्फ क्या करते हो, अपने एन्जॉयमेंट के लिए और पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए वो प्रोजेक्ट या वो काम करते हो। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। और नेक्स्ट है हमारा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, जहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट होता है वो हम कुछ अवार्ड के लिए या कुछ सैलरी के लिए काम करते हैं, या कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए काम करते हैं, या कुछ एक्सटर्नल रिवार्ड्स, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो हमारे पास 2 तरह के मोटिवेशन है, फर्स्ट वन इज इंट्रिंसिक और सेकंड वन इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यूजिंग बिलो टेबल। हमारे पास टेबल है, वो ये टेबल है, इसको देख के हमें क्या करना है, हमारे क्वेश्चंस का जवाब देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द टोटल मार्क्स ऑफ हरी। तो यहाँ पे चेक करते हैं हरी कहाँ है, ये रहा हरी। अब इस हरी के लिए हमें टोटल मार्क्स को फाइंड आउट करना है। तो ये एक्सेल के अंदर किस फॉर्मूले से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, तो सबको पता है कि एक्सेल के अंदर एक फॉर्मूला होता है सम। सम का यूज करके आप कोई भी एडिशन की कैलकुलेशन कर सकते हो, बट इसके अंदर आपको रोज या कॉलम बतानी पड़ेगी कि जिनके साथ में आपको एडिशन करना है। तो यहाँ पे हरी है, तो हरी का यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो हमें इन कॉलम्स को और इस रो को सिलेक्ट करना है सम के साथ में। तो चेक करते हैं, तो ये जो कॉलम है वो क्या है, डी, और रो कौन सी है, 5 नंबर। तो यहाँ से स्टार्ट होगा डी 5 2 नेक्स्ट H5 तक। तो हरी के लिए जो आपको मार्क्स कैलकुलेट करने हैं उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, सम D5 और H5। और नेक्स्ट हमारा एक और क्वेश्चन क्या था, विच फंक्शन शैल बी यूज टू अरेंज टोटल मार्क्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। जब आपने यहाँ पे टोटल मार्क्स निकाल लिए हर स्टूडेंट के लिए, फिर आपको क्या करना है, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं,
शॉर्टिंग। अब इसके अंदर आपने इसको सेलेक्ट किया, उसको शॉर्ट किया और फिर जैसे भी आपको डिसेंडिंग या असेंडिंग चाहिए उस फॉर्म के अंदर आप इसको चेक कर सकते हो। सो दीज आर द राइट आंसर। फर्स्ट वन इज यूजिंग सम फंक्शन एंड देन यूजिंग शॉर्टिंग फंक्शन। नाउ दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप। सभी को पता है एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। अभी तो बहुत से लोग अपना स्टार्टअप्स भी यूज़ करते हैं और खुद की कंपनीज ओपन करते हैं, बिजनेस ओपन करते हैं, कोई शॉप ओपन करते हैं, कोई इंस्टीट्यूट ओपन करता है। तो ये सब किस में आता है, एंटरप्रेन्योरशिप। जब हम खुद का काम करते हैं, एक तो है कि जब हम किसी दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, वहाँ से हम सैलरी ले रहे हैं, तो वो तो क्या हो गया, हम वहाँ पे एम्प्लॉय हो गए। जब हम खुद का कुछ काम करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप। सो द वर्ड एंटरप्रेन्योर इज derived फ्रॉम फ्रेंच वर्ड एंटरप्रेन्योर विच मीन्स टू अंडरटेक। और इसके लिए कॉल ने क्या डेफिनेशन दी है, ए पर्पजफुल एक्टिविटी टू इनिशिएट, मेंटेन और एग्रेंडाइज प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस। तो जब भी हम कोई भी डेफिनेशन लिखते हैं तो उसको एज इट इज वर्ड्स के अंदर आपको लिखना है, आप इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, ये आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ ग्रीन जॉब्स। Let's see. So these are some benefits. First one is it increases the efficiency of energy and raw material. It reduces greenhouse gas emission and it control waste and pollution. And next one is protect and restore ecosystems and support adaptation to the effect of climate change. तो अभी सभी ज़्यादातर कंपनियां इसी के ऊपर काम कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम एनवायरनमेंट को बचा सकें, उसको रीस्टोर कर सकते हैं। क्योंकि अभी भी जो हमने काफ़ी देख रहे हैं कि पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, आपके रॉ मटेरियल सब बहुत ज़्यादा कम बच रहे हैं और इसका मिसयूज़ भी हो रहा है, एफिशिएंसी भी धीरे धीरे घट रही है। तो इन सब को बचाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं आजकल, ग्रीन जॉब्स एक वर्ड आया है, इसके अंदर हम ये हमारे को बेनिफिट्स मिलते हैं कि आपके पास रॉ मटेरियल्स का आप अच्छे से यूज़ करें, जिससे क्या होगा, आपके ग्रीन हाउस गैसेस कम निकलेगी और वेस्ट कम होगा। उससे वेस्ट कम होगा तो पोल्यूशन भी क्या होगा, कम होगा और इससे क्या होगा, इकोसिस्टम आपका बेहतर होता जाएगा। तो इस तरीके से आप ग्रीन जॉब्स को अपना के अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन बी, आंसर एनी 4 आउट ऑफ गिवन 6 क्वेश्चंस। अब ये क्या होगा, आपका जो कोर सब्जेक्ट है डाटा साइंस, उसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। इससे पहले था वो एम्प्लॉयबिलिटीज के ऊपर था, तो ये भी क्या होंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे आपके। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर सम ऑफ द एस्पेक्ट्स कवर बाय डाटा प्राइवेसी। सो व्हाट आर द एस्पेक्ट्स, लेट्स सी वन बाय वन। फर्स्ट वन इज हाउ पर्सनल डाटा इज कलेक्टेड एंड स्टोर्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन, कि आपका डाटा किस तरह से कलेक्ट किया जा रहा है और स्टोर किया, ये आपके पास में पूरी जानकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन आपकी जानकारी के बगैर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्टोर कर रहा है। देन वेदर एंड हाउ पर्सनल डाटा इज शेयर्ड विद द थर्ड पार्टी, कि भी आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन या कहीं पे वेबसाइट पे आपका डाटा दिया है, अगर वो डाटा कहीं दूसरी जगह शेयर हो रहा है तो उसकी भी आपके पास जानकारी होनी चाहिए। वहाँ पे उनको बताना पड़ेगा कि सर हम आपका जो डाटा यूज़ कर रहे हैं, ले रहे हैं, वो किसी दूसरे पार्टी के लिए भी यूज़ हो सकता है। आपकी परमिशन के बगैर कोई भी डाटा थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं किया जा सकता। देन गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस रिगार्डिंग द स्टोरेज एंड शेयरिंग ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन। जैसे मैंने कहा, हर कंट्रीज़ के अंदर अपनी अपनी पॉलिसी बनी हुई है इसको लेके कि भी डाटा को कैसे कलेक्ट करना है, उसको स्टोर करना है और शेयर करना है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द स्टेप्स फॉर क्लीनिंग रॉ डाटा। तो सबसे पहला क्या है, रिमूव डुप्लीकेट ऑब्जर्वेशन, कि कोई भी डाटा है उसके अंदर हमें चेक करना है कि ऐसे ऑब्जर्वेशंस तो नहीं आ रहे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। उससे क्या होगा कि आपका मॉडल कंफ्यूज होएगा। जब हम उसको ट्रेनिंग देंगे, मान लीजिए आपने एक सैंपल लिया, उसके अंदर इतने डाटा हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो वो क्या होगा कि आपका मॉडल तो बता देगा, ठीक है, वो तो एनालिसिस कर लेगा, उसको मतलब नहीं है कि क्या डाटा आ रहा है,
बट जब आप उसको टेस्ट करोगे या अपने एक्चुअल डाटा पे अप्लाई करोगे तो वहाँ पे आपकी एक्यूरेसी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो उस जगह पे हमें जो डुप्लीकेट ऑब्जर्वेशंस हैं उनको वहाँ से हटाना पड़ेगा, अगर वो इनरिलेवेंट है। तो दूसरा ऑप्शन ये क्या है, इनरिलेवेंट ऑब्जर्वेशन, कि अगर आपको लगता है कि वो डाटा वहाँ पे सूटेबल नहीं है उस जगह के लिए, आप उसको हटा सकते हैं। इससे भी आपकी क्या होगी, मॉडल की एक्यूरेसी बढ़ेगी। देन रिमूव अनवांटेड आउटलायर्स, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि अगर कोई आउटलायर्स हैं तो उसको आप हटा दीजिए पहले, एनालिसिस से पहले, क्योंकि वो भी एक मेजर एस्पेक्ट है चेक करने का कि भाई अगर आपने आउटलायर्स छोड़ दिए तो वहाँ पे अगेन आपका जो मॉडल है वो जब एनालिसिस आप करोगे तो आपको सही रिजल्ट नहीं देगा। मान लीजिए आपने ये एक डाटा है आपके पास में, हमने एक बॉक्स प्लॉट बनाया जिसके अंदर मोस्ट ऑफ डाटा जो है वो आपका यहाँ पे है कि भाई आपकी सैलरी क्या है 20K से 50K तक है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपको एनालिसिस इसके ऊपर करना है। बट आपके पास कुछ ऐसा डाटा है जो 1 लाख भी ले रहा है, कोई ऐसा डाटा है जो 2 लाख भी ले रहा है, और कुछ ऐसा है जो सिर्फ 5K ले रहा है और 3K ले रहा है। ये क्या है, आपके आउटलायर्स हैं, इनको आपकी ज़रूरत नहीं है एनालिसिस के अंदर, तो इनको तुरंत वहाँ से हटा दीजिए। नहीं तो फिर क्या होगा, मॉडल तो आपका इसके हिसाब से ट्रेनिंग लेगा, जब भी हम ट्रेनिंग उसको करेंगे, ट्रेन करेंगे, तो वो इनको भी कंसीडर करेगा। बट एक्चुअल जो आपका डाटा है उसमें इस तरह के कोई डाटा उसको अवेलेबल नहीं होंगे, पर उसको तो ये तो पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक चेक कर रहा है ये। तो इसके लिए हमेशा आपको इन आउटलायर्स को क्या करना पड़ेगा, वहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। देन फिक्स डाटा टाइप इशू, अगेन अगर कोई ऐसा डाटा है जो उस कॉलम के अंदर मैच नहीं कर रहा, मान लीजिए आपके पास एक कार का डाटा है जहाँ पे एक कॉलम है उसका कलर, तो कलर क्या होने चाहिए, या तो वो रेड होना चाहिए, या वो ग्रीन होना चाहिए, या फिर वो येलो हो, कोई भी कलर हो सकता है। बट कुछ ऐसा डाटा आ गया, मान लीजिए यहाँ पे लिखा आ गया 2000, फिर कोई एक ऐसा डाटा आ गया जहाँ पे लिखा हुआ आ गया कुछ कॉलम्स आ गए, तो ये डाटा क्या होते हैं, सूटेबल नहीं है। आप चेक कर सकते हो कि भाई यहाँ पे तो कैरेक्टर्स आ रहे थे बट अचानक से यहाँ पे क्या हो गई, इंटीजर वैल्यूज आ गई। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डाटा टाइप इशू, कि भाई यहाँ पे जो भी आना चाहिए था वो क्लासिफाइड डाटा आना चाहिए था, ना कि कोई इंटीजर टाइप डाटा। तो आपको इसको यहाँ से करेक्ट करना पड़ेगा। देन हैंडल मिसिंग डाटा, कि भाई कोई अगर मिसिंग डाटा है, मान लीजिए सैलरी से रिलेटेड डाटा है, अगेन हम वही चेक करते हैं, यहाँ पे एक सैलरी से रिलेटेड डाटा है किसी भी आपके एम्प्लॉयज़ की, तो मान लीजिए कोई 10K ले रहा है, 15K ले रहा है, 20K ले रहा है, 35K ले रहा है, और यहाँ पे कुछ डाटा मिसिंग है और यहाँ पे 50K ले रहा है, तो इनको क्या बोलते हैं हम, मिसिंग डाटा। तो या तो इनको रो को पूरा हटा दीजिए, इसको यहाँ से हटा दीजिए। अगर ज़रूरी है कि भी आपको उसको रखना ही है तो उस केस में हम क्या करते हैं, इसका एक एवरेज वैल्यू ले लेते हैं, या तो चेक कर लेते हैं कि भाई वो जिस पोजीशन में काम कर रहा है वहाँ पे कितनी सैलरी मिल रही है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एंट्री कर देते हैं। अगर सबको सेम ही सैलरी मिल रही है तो यहाँ पे हम उसको एंट्री कर देंगे सेम, बट अगर अलग अलग है तो हम एवरेज वैल्यू लेके इसको भी एंटर कर सकते हैं। तो ये जो मिसिंग डाटा है इसको भी आपको चेक करना पड़ेगा। तो ये हमारे कुछ स्टेप्स हैं फॉर क्लीनिंग द रो डाटा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिसीजन ट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी हम एनालिसिस और मशीन लर्निंग की बात करते हैं तो ये काफ़ी जगह पे ये मॉडल यूज होता है टू ट्रेन योर मॉडल और टू टेस्ट योर मॉडल और टू एनालाइज योर डाटा। तो इसके ही एक सिमिलर होता है रैंडम फॉरेस्ट, वो भी ये डिसीजन ट्रीज को ही यूज़ करता है। तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट आर द डिसीजन ट्री। ए डिसीजन ट्री इज़ ए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड हैज़ ए ट्री लाइक स्ट्रक्चर। हमने पहले भी कुछ एग्जांपल्स देखे थे जहाँ पे हम क्या करते हैं, एक ट्री बनाते हैं। ट्री में क्या होता है, एक नोड होता है, फिर उसके अलग अलग ब्रांचेज होती है, फिर उसकी अलग अलग लीव्स होती हैं। वैसे ही यही काम करता है आपका डिसीजन ट्री। तो एक एग्जांपल से इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे ये एक एग्जांपल है, आपके पास एक डाटा है जहाँ पे आपको क्लाइमेट के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अब उसके अकॉर्डिंग हमें ये बताना है कि वो
कोई भी प्लेयर उस क्लाइमेट कंडीशन में गोल्फ खेल सकता है या नहीं खेल सकता। तो हमें ऑलरेडी ये कंडीशंस यहाँ पे दे रखी है कि भाई अगर वो रेनी कंडीशन है वहाँ पे और टेम्परेचर अगर हॉट है, ह्यूमिडिटी हाई है और विंड है वो नहीं चल रही है, तो उस कंडीशन में वो क्या है, गोल्फ नहीं खेल सकता। अब जैसे ये ऑब्जर्वेशन ले लिया कि क्लाइमेट क्या है, सनी है, कूल है, नॉर्मल ह्यूमिडिटी है और हवा नहीं चल रही, तो उस कंडीशन में वो प्लेयर है वो गोल्फ खेल सकता है। तो इनको हमें इस मॉडल या जो इस डाटा को यूज़ करके हमें एक मॉडल डिज़ाइन करना है बाय यूजिंग डिसीजन ट्री क्लासीफायर। तो इसको पहले थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेते हैं कि एक ऐसी कंडीशन, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे ओवरकास्ट है, हमारे पास ओवरकास्ट कहाँ है, यहाँ पे है और इस जगह पे है। अब इसमें आप देखो कि आगे जो भी कंडीशन हो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, हमेशा क्या है, कंडीशन क्या आ रही है, यस। यहाँ पे भी वो क्या है, गोल्फ खेल सकता है और यहाँ पे भी वो गोल्फ खेल सकता है और नेक्स्ट यहाँ पे भी एक ऑब्जर्वेशन है ओवरकास्ट को लेके, तो वो गोल्फ खेल सकता है। तो अब हमें पता है कि अगर आउटलुक क्या है, ओवरकास्ट है, बाकी जो भी कंडीशन है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, वो हर कंडीशन के ऊपर अब गोल्फ खेल सकता है। तो इसी को लेके हम अपना स्टार्ट करते हैं मॉडल डिज़ाइन करना। अब देखिए सबसे पहले हमने क्या लिया है, यहाँ पे आउटलुक को ही लिया है, क्योंकि इससे हम हमारे डिसीजन तक जल्दी पहुँच सकते हैं कि अगर आउटलुक क्या है, ओवरकास्ट है, तो वो किसी भी कंडीशन हो आगे वो हमेशा गोल्फ खेल सकता है। अब दूसरा एक ऑप्शन और था, सनी। यहाँ पे एक ऑप्शन और क्या है, सनी। अगर सनी के बाद में हम चेक करते हैं कि वो विंड चल रही है कि नहीं चल रही है, अगर विंड नहीं चल रही है तो वो गोल्फ खेल सकता है, अगर विंड चल रही है तो वो गोल्फ नहीं खेल सकता। अब हमारे पास मान लीजिए ऐसा डाटा आया है कि कोई कंडीशन आ गई कि अब बताओ कि वो प्लेयर के लिए सही है कि नहीं है कंडीशन गोल्फ खेलने के लिए, कि अगर आपका सनी वेदर है, आपका जो ओवरकास्ट आउटलुक है वो क्या है, सनी है, सनी के बाद में वो कह रहे हैं कि सर आज तो हवा भी चल रही है, तो विंड क्या है हमारी, विंडी है। और तो इस कंडीशन के ऊपर वो हमसे पूछेगा कि हाँ बताओ, तो हम बता सकते हैं कि सनी है और अगर वो विंडी है तो वो गोल्फ नहीं खेल सकता। तो इस तरीके से हम डिसीजन ट्री बना के आपके डाटा के हिसाब से उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कंडीशंस के ऊपर और अपने रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। जब हम रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे, जैसे यहाँ पे पहुंच गए, तो ये हमारी क्या होगी, एक लीफ हो गई। बाकी ये सब हमारे क्या है, नोड हैं, ये सब क्या है, हमारे नोड हैं, और ये सब क्या है, हमारी ब्रांचेज हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज क्रॉस वैलिडेशन। ऑलरेडी हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। क्रॉस वैलिडेशन रेफर्स टू ए टेक्निक इन विच वी रिजर्व ए पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ डाटा सेट। हम कोई भी एक डाटा सेट है उसका एक पोर्शन, जैसे 20% डाटा हमने क्या कर लिया, उसको अलग रख लिया, 80% डाटा हमने क्या रख लिया, अलग रख लिया। तो पहले हम उसको क्या करेंगे, ट्रेनिंग देंगे। आफ्टर द ट्रेनिंग इज ओवर वी टेस्ट द रिजल्टिंग मॉडल ऑन द पोर्शन ऑफ द डाटा। जो 80% हमने एक डाटा रखा था, अब उसके ऊपर उसको हम क्या करेंगे, अपने मॉडल को टेस्ट करेंगे और एक्यूरेसी चेक करेंगे कि अगर हम सफिशिएंट एक्यूरेसी हमें मिल जाती है जो हम चाह रहे हैं, तो हम उस मॉडल को दूसरे डाटा के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। बट आपको लगता है कि हाँ एक्यूरेसी तो सही नहीं है, फिर आप दूसरे मॉडल यूज़ कर सकते हो। आपको लगता है कि डिसीजन ट्री काम नहीं आ रहा, तो आप रैंडम फॉरेस्ट यूज़ कर सकते हो। रैंडम फॉरेस्ट काम नहीं आ रहा तो आप KNN यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से अलग अलग मॉडल के ऊपर अपने जो आपका जो टेस्टिंग है, पहले तो उसको ट्रेन करो, फिर उसको टेस्ट करो, फिर एक्यूरेसी चेक करो कि आपकी एक्यूरेसी सही आ रही है कि नहीं आ रही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस वैलिडेशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन मीन एब्सोल्यूट एरर और रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। जैसे MAE, इसको क्या बोलते हैं, MAE, और इसको क्या बोलते हैं, RMSE। सो मीन एब्सोल्यूट एरर हमने पहले भी डिस्कस किया था। हमारे पास एक डायग्राम आया था, आपको याद हो, कुछ इस तरह का, कि ये तो हमारे को जो एक्चुअल डाटा चाहिए इस फॉर्म में चाहिए, बट आपका ऑब्जर्वेशन क्या है, यहाँ पे आ रहे हैं। ये आपके पॉइंट जो है वो क्या है, ऑब्जर्वेशन वाले पॉइंट है, ये वाले। तो ये जो एरर आ रही है इन दोनों के बीच में, एक्चुअल जो है डाटा
उसको हम क्या बोलते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर मेजर्स द एवरेज मैग्नीट्यूड ऑफ द एरर इन द सेट ऑफ प्रिडिक्शन विदाउट कंसिडरेशन देयर डायरेक्शन। ये डाटा तो आना तो ऐसा चाहिए, हम तो ये चाह रहे थे कि भी कोई मॉडल आपको चाहिए कि इस तरह का मॉडल होना चाहिए, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जनरली हम अगर बात करें किसी इक्वेशन के लिए, रिग्रेशन के लिए, कि भी डाटा हमारे पास, मेरे को इस तरह का रिजल्ट चाहिए, बट ऐसा आपके हाथ में होता नहीं है, डाटा कुछ भी हो सकता है, पर डाटा इसके इर्द गिर्द ही आया है, इस इक्वेशन के आपके डाटा आसपास ही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। और इनका जब एवरेज निकलता है एरर्स का, उसको हम क्या बोलते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर या मीन एवरेज, हम बात कर सकते हैं इसके बारे में। और नेक्स्ट हमारा है रूट मीन स्क्वायर डेविएशन इज यूज्ड टू डिटरमाइन हाउ क्लोज द ऑब्जर्व्ड पॉइंट आर टू द मॉडल प्रिडिक्टेड। जैसे हमने यहाँ पे बात करी कि एरर तो निकाली, अब ये जो एक्चुअल वैल्यू के आसपास ये कितना है, जो आपके प्रिडिक्टेड वैल्यू है, देखिए यहाँ पे आप साफ कह सकते हो, डिटरमाइन हाउ क्लोज द ऑब्जर्व्ड पॉइंट आर टू द मॉडल प्रिडिक्टेड वैल्यू। कि पहले आपने कोई, ये आया कहाँ से है, ये लाइन कहाँ से आई है, अगर मैं इसको वापस ड्रॉ करूँ, अगर हम बात करें कि भाई हमने एक मॉडल को ट्रेन किया, हमारे पास कुछ ट्रेनिंग डाटा था, फिर उसको हमारे जो रिमेनिंग टेस्टिंग डाटा था उसके ऊपर टेस्ट किया, उससे हमको एक मॉडल मिला कि भी आपके आने चाहिए इसके हिसाब से, ये हमारा डाटा होना चाहिए। बट जब एक्चुअल डाटा पे आपने उसको टेस्ट किया, तो वो जो डाटा आ रहे हैं वो कहाँ पे आ रहे हैं, कोई यहाँ पे आ रहा है, 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 तो ये इसके आसपास कैसे डेविएटेड हैं, जो ये आपके ऑब्जर्वेशन है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन इज टू डिटरमाइन हाउ क्लोज द ऑब्जर्व्ड पॉइंट टू द मॉडल प्रिडिक्टेड वैल्यू, इसी को हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। जैसे आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन में कई बार आपको इस तरह का ग्राफ है, इसके लिए निकालते हैं, और कुछ बार ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, तो हम कहते हैं कि सेंट्रल पॉइंट से ये इसका डेविएशन कम है और इसका डेविएशन क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि ये जो वैल्यूज़ हैं सेंटर पॉइंट से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है। वही चीज़ यहाँ पे है कि भाई आपके जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है और ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितनी आसपास है, उसको चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन लीनियर रिग्रेशन? तो दो तरह के होते हैं, एक तो लीनियर रिग्रेशन होता है, जैसे हम बात करें इक्वेशन की y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये क्या है, हमारा एक लीनियर इक्वेशन है। अब इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा, तो ये x की वैल्यू आप यहाँ पे एंटर करते जाओ और y की वैल्यू मिलेगी, और यहाँ पे कुछ क्या होगा, एंगल होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन, या जब इसके ऊपर मॉडल डिजाइन करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर रिग्रेशन। अब जब नॉन लीनियर रिग्रेशन की बात करें तो वहाँ पे इक्वेशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब वहाँ पे क्या आ जाएगा, y, और एक फंक्शन आ जाएगा जिसके अंदर वेरिएबल्स होंगे, और कोई भी आपका कांस्टेंट हो सकता है या कोई भी आपका डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो सकते हैं। तो वेयर x इज द वेक्टर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, दीज फंक्शंस आर कॉल्ड द नॉन लीनियर फंक्शन। अब इसका जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो किस तरह का हो सकता है, मान लीजिए इस तरह का हो सकता है, और ये एक है और ये एक है, तो ये सब क्या आते हैं, नॉन लीनियर रिग्रेशन। आप बता नहीं सकते कि भी किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर डायरेक्ट आपके पास क्या है, तो यहाँ पे एक है, मान लीजिए 1 पे 3 वैल्यू आ रही है, सडनली यहाँ पे क्या होगा, 2 के ऊपर 5 है, 3 के ऊपर यहाँ पे क्या हो गया, 15 आ गया, तो एक कोई प्रॉपर आपका रिग्रेशन नहीं है यहाँ पे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन लीनियर रिग्रेशन। नेक्स्ट है हमारा आंसर एनी 3 आउट ऑफ गिवन 5 क्वेश्चंस। नाउ अब वर्ड लिमिट क्या हो गई, 50 to 80 वर्ड्स ईच, और मार्क्स इसके लिए मिलेंगे आपको 4 marks for each questions. So let's start with the first question. Write a short note on General Data Protection Regulation.
तो इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो इसके शॉर्ट नोट लिखने का तरीका क्या होता है कि आप उसकी एक समरी बना लो। जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है आपके बुक के थ्रू या जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है, उससे क्या है आप पहले उसकी समरी बना लो। उस समरी को ही हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट नोट बोलते हैं। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, जैसे ये है, यूरोपियन यूनियन मेड जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन इफेक्टिव फ्रॉम, एक इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई कि ये जो जनरल डाटा रेगुलेशन है, प्रोटेक्शन रेगुलेशन, वो कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 25 मई 2018 टू प्रोटेक्ट यूरोपियन यूनियन कंज्यूमर डाटा। GDPR इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इम्पोर्टेंट। अब इसके इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं, वन बाय वन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट वन है ऑब्टेनिंग कंसेंट। अब आप इसके बारे में लिख सकते हो कि भी किसी भी हम यूज़र के कंसेंट के बगैर उसका डाटा को कलेक्ट नहीं कर सकते। देन टाइमली ब्रीच नोटिफिकेशंस, हमें उसको बार बार कोई अगर बदलाव आया है आपकी पॉलिसी के अंदर, कुछ चेंजेज आए हैं, तो उसको हमारे को नोटिफाई करना पड़ेगा टू यूज़र। देन राइट टू एक्सेस डाटा, अब आपने स्टोर तो करवा लिया डाटा, अब तो यूज़र कभी भी उसको एक्सेस भी कर सकता है, तो वो भी आपको कंडीशन रखनी होगी। देन राइट टू बी फॉरगॉटन, कि भी अगर वो डाटा वहाँ से हटाना चाहता है या डाटा मान लीजिए वो भूल गया है, उसको वापस एक्सेस कराना है। जैसे हम जनरली अपनी वेबसाइट्स के ऊपर क्या करते हैं, पासवर्ड सेट करते हैं। अब कई बार वो पासवर्ड हम भूल जाते हैं, तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है फॉरगेट पासवर्ड का, जहाँ पे हम हमारी ईमेल वगैरह डाल के वहाँ से पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। तो वही क्या है यहाँ पे, राइट टू फॉरगॉटन। अगर मान लीजिए कोई बाई चांस आप कोई डाटा स्टोर करके भूल गए हैं, बाद में कभी एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि आपने परमिशन दी है उसको वहाँ पे स्टोर करने की। देन प्राइवेसी टू डिज़ाइन, तो ये आपके कुछ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है रिगार्डिंग जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर सम ऑफ द मेथड फॉर यूनिवेरिएट एनालिसिस। तो हमने ये डिस्कस किया था, 3 तरह के आपके पास में एनालिसिस होते हैं। यूनिवेरिएट जहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल होता है, देन बाईवेरिएट जहाँ पे 2 वेरिएबल, और मल्टीवेरिएट जहाँ पे मोर देन 2 वेरिएबल्स हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिवेरिएट एनालिसिस के बारे में कि इसके लिए हम कौन कौन से ग्राफ को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो ग्राफ होगा वो क्या है, स्कैटर प्लॉट। दूसरा जो ग्राफ है वो क्या है, बॉक्स प्लॉट, ऑलरेडी हमने इसके बारे में काफ़ी डिस्कस किया है। थर्ड है आपका द हिस्टोग्राम। अब इनके एग्जांपल्स भी चेक कर लेते हैं वन बाय वन। अब जैसे ये है आपका स्कैटर प्लॉट, अब इसमें देख सकते हो कि भी बनी हुई तो वाई एक्सिस भी है, यहाँ पे एक्स एक्सिस भी बनी हुई है, बट ये जो ग्राफ है वो सिर्फ सिंगल वेरिएबल के लिए बना हुआ है कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है। जैसे फॉर एग्जांपल समझने के लिए आपने देखा होगा कोरोना के टाइम में कि भी कितने किसी स्टेट में कहाँ पे कितने पेशेंट्स हैं, तो उसके अंदर आपको कुछ इस तरह के डॉट्स वगैरह मिलते हैं। तो आप उससे बता सकते हो कि इस एरिया के अंदर ये ज़्यादा कंडेंस्ड है, मतलब ज़्यादा यहाँ पे इफ़ेक्ट है लोगों के अंदर, ज़्यादा पेशेंट्स है कोरोना के। अब जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे सिर्फ कह सकते हो कि पेशेंट्स की संख्या कम है, नंबर ऑफ पेशेंट्स कम है। तो इस तरह के एनालिसिस के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, स्कैटर प्लॉट, जहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन चेक करते हैं डाटा का बाय यूजिंग सिंगल वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे यूनिवेरिएट एनालिसिस की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट एक है आपका हिस्टोग्राम, जहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। जैसे ये है, मान लीजिए यहाँ पे ये जो वेरिएबल है -1, ये कितनी बार आया है, तो हम इसको बता सकते हैं ये 100 टाइम्स आया है। ये 1 है तो ये कितनी बार आया है, हम बता सकते हैं 125 टाइम्स आया है। तो यहाँ पे कोई भी डाटा हो सकता है, तो वो कितने नंबर ऑफ टाइम, उसका फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आपका हिस्टोग्राम। नेक्स्ट है आपका बॉक्स प्लॉट, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, और जनरली इसको यूज़ किसके लिए करते हैं, आउटलायर्स को फाइंड आउट करने के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू एडवांटेजेस यूजिंग ए डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री भी हमने डिस्कस किया था, अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। फर्स्ट है डिसीजन ट्री आउटपुट्स आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड इवन फॉर पीपल फ्रॉम ए नॉन एनालिटिकल बैकग्राउंड। जैसे हमने ग्राफ बना के छोड़ दिया, अब कोई भी ऐसा है पर्सन है जिसको एनालिसिस की ज़्यादा जानकारी नहीं है,
बट वो भी अब उसको चेक कर सकता है कि अच्छा यहाँ पे आपने ग्राफ लगा दिया, अब इसके अंदर आपने बता दिया कि आज ये फोरकास्ट है, आज अगर विंड चल रही है कि नहीं चल रही है तो आप गोल्फ नहीं खेल सकते। तो वो चेक कर लेगा कि भाई आज फोरकास्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने प्रोग्राम को बना लेगा कि भाई आज फोरकास्ट ही है तो हम गोल्फ नहीं खेल सकते, हो सकता है बारिश आ सकती है, हमारा जाना मतलब कोई फ़ायदेमंद नहीं है, तो उसको आराम से उसको चेक कर सकता है। तो यहाँ पे क्या है आपका डिसीजन ट्री आउटपुट्स आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, अनदर मेजर एडवांटेज ऑफ डिसीजन ट्री इज दैट दे कैन हैंडल बोथ न्यूमेरिकल और कैटेगोरिकल डाटा, मतलब आप दोनों तरह के डाटा इसके अंदर ले सकते हो, न्यूमेरिकल डाटा भी ले सकते हो और कैटेगोरिकल। न्यूमेरिकल मतलब कोई भी नंबर हो सकते हैं, जैसे सैलरी के लिए है तो कोई भी सैलरी हो सकती है 10K 20K 30K, तो ये क्या हो गया आपका न्यूमेरिकल डाटा हो गया। कैटेगोरिकल डाटा में क्या है, जैसे मैंने कार के बारे में बताया था, उसका कोई भी कलर हो सकता है, येलो ग्रीन, या फिर कह सकते हो उसका जैसे यस नो में डिसीजन होते हैं कई जगह, यस और नो। जैसे क्लाइमेट में हमने देखा था, क्लाइमेट के अंदर हॉट है या कोल्ड है, तो इस तरह के जो डाटा है उसको हम क्या बोलते हैं, कैटेगोरिकल डाटा। और इन दोनों के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, डिसीजन ट्री को इजीली यूज़ कर सकते हैं और अपने जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग पहले उसको ट्रेन कर सकते हैं, फिर टेस्ट कर सकते हैं और फिर एक्चुअल डाटा के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। एनालिसिस का मीनिंग यही होता है। एनालिसिस के अंदर हम क्या करते हैं, जो प्रीवियस डाटा है, जो रिजल्ट्स हैं, उनके ऊपर बेस्ड हम अपने डाटा को एनालाइज करते हैं। तो उस मेडिकल इमेजिंग के अंदर आप अनसुपरवाइज लर्निंग का यूज़ कर सकते हो। आपने एक्सरे लिया, उस एक्सरे को हमने एनालिसिस किया कि भाई अगर इस तरह का एक्सरे है तो इस तरह से डायग्नोस करना है, इस तरह का अगर एक्सरे है तो इस तरीके से हमें डायग्नोस करना है। तो यहाँ पे काफ़ी इसका यूज हुआ है आपके मेडिकल इमेजिंग के थ्रू। नेक्स्ट है एनामोली डिटेक्शन। एनामोलीज कैन बी यूजफुल फॉर डिटेक्टिंग फ्रॉड इन फाइनेंशियल सिस्टम। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे जो बैंकिंग सेक्टर है वहाँ पे कई जगह क्या होता है, फ्रॉड्स, अगर कोई गलत ट्रांजेक्शन हो गया या कोई ट्रांजेक्शन कैंसिल हो गया, आपको ट्रांजेक्शन तो कहीं और करना था बट वो ट्रांजेक्शन कहीं पे दूसरी जगह चला गया, कोई फ्रॉड हो गया, किसी ने हैक कर लिया, तो वहाँ पे हम चेक करने के लिए जिसको बोलते हैं एनामोलीज कैन बी यूजफुल फॉर डिटेक्टिंग फ्रॉड इन फाइनेंसेस। आपने एक डाटाबेस आपका तैयार है तो वो क्या है, अनसुपरवाइज लर्निंग के थ्रू आप चेक कर सकते हो, अच्छा ये जो एंट्री है वो एक फॉल्स एंट्री है या फिर एक फ्रॉड एंट्री है, तो आप उसको चेक करके उसको सही कर सकते हो। सो द अनसुपरवाइज लर्निंग मॉडल कैन गो थ्रू द लार्ज अमाउंट ऑफ रॉ डाटा एंड फाइंड अनयूजुअल डाटा पॉइंट्स विद इन ए डाटा सेट। तो ये भी एक एडवांटेज है आपका अनसुपरवाइज लर्निंग का। तो दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and please share with your friends and colleague, and best of luck for your examination. Thank you.